नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अयोध्या के राम मंदिर की जमीन खरीद में कथित घोटाले को लेकर न्यूज लॉन्ड्री ने एक नया बड़ा खुलासा किया है। न्यूज लॉन्ड्री ने अपनी पड़ताल में पाया है कि अयोध्या के जिस इलाके में भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, उसी से सटा जमीन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोट रामचंद्र इलाके में स्थित ये जमीन इस साल के फरवरी महीने तक महेंद्र देवेंद्र प्रसादाचार्य के नाम थी, लेकिन 20 फरवरी 2021 को दीप नारायण उपाध्याय नाम के एक शख्स ने 20 लाख रुपए में उनसे ये जमीन खरीद ली और इसी जमीन को दीप नारायण ने मात्र 3 महीने बाद 11 मई 2021 को राम मंदिर निर्माण के लिए बने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 2 करोड़ 50 लाख रुपए में बेच दिया। यानी 3 महीने के भीतर 12 गुना से अधिक कीमत पर बेचा गया। न्यूज लॉन्ड्री के मुताबिक ये दीप नारायण नाम का शख्स भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के सगे भांजे हैं। ऋषिकेश उपाध्याय इस कथित घोटाले में बतौर गवाह मौजूद रहे हैं। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट को दीप नारायण ने जो जमीन 3 महीने के भीतर 12 गुना ऊंची कीमत पर बेची, उसकी कीमत सर्किल रेट के मुताबिक 35.6 लाख रुपए ही है। यानी फरवरी महीने में नारायण ने सर्किल रेट से 15 लाख रुपए कम में इस जमीन को खरीदा और 3 महीने बाद 2 करोड़ 50 लाख में बेच दिया। न्यूज लॉन्ड्री के मुताबिक दीप नारायण ने फरवरी में एक और जमीन मंदिर ट्रस्ट को बेची और इसमें भी मोटा पैसा छापा। रिपोर्ट के मुताबिक जमीन का दूसरा टुकड़ा, जिसकी संख्या 36 है, उसको दीप नारायण ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चंपत राय को बेचा। इस जमीन की कीमत सर्किल रेट के मुताबिक 27,08,000 रुपए है, लेकिन इस जमीन को दीप नारायण उपाध्याय ने 1 करोड़ रुपए में राम मंदिर ट्रस्ट को बेचा। पश्चिम बंगाल में अजब गजब सियासत हो रही है। अब बंगाल में 300 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गंगा जल छिड़कने के बाद वापस टीएमसी में शामिल किया गया है। गंगा जल छिड़कने को लेकर टीएमसी नेताओं ने कहा कि इसके पीछे वजह उनके दूषित हो चुके दिमाग को साफ करना था, यानी शुद्ध करना था। ये घटना शुक्रवार की है, जब वीरभूमि में बानाग्राम में टीएमसी ऑफिस के सामने करीब 300 बीजेपी समर्थक भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसके बाद उनको पार्टी में शामिल किया गया। गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस अफसर अरविंद कुमार शर्मा को उत्तर प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। शर्मा इस साल जनवरी में बीजेपी में शामिल हुए थे और उन्हें हाथों हाथ एमएलसी बना दिया गया था। तब ये चर्चा जोर शोर से उठी थी कि शर्मा को योगी कैबिनेट में न सिर्फ शामिल किया जाएगा, बल्कि वह डिप्टी सीएम भी बनेंगे। लेकिन इतने महीने गुजर जाने के बाद शर्मा को सरकार नहीं, संगठन में जगह दी गई है। बता दें, शर्मा जब बीजेपी में शामिल हुए थे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गैर मौजूदगी राजनीतिक विश्लेषकों को बहुत अखरी थी। तब ये चर्चा भी जोर शोर से हुई थी कि अरविंद कुमार शर्मा ने योगी आदित्यनाथ से मिलने का समय मांगा था, लेकिन योगी ने उन्हें 3 दिन तक वक्त नहीं दिया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में लगातार हलचल जारी है। अब कहा जा रहा है कि सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह एक बार फिर उत्तर प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो बैठकें करेंगे और पार्टी से जुड़े मुद्दों पर फीडबैक लेंगे। इससे पहले ये दोनों नेता एक बार यूपी के दौरे पर आ चुके हैं और इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेताओं से अकेले बात की और फीडबैक को दिल्ली में पार्टी आलाकमान को सौंपा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद पहली बार इस तरह की बैठक बुलाई गई है। पीडीपी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने द इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में इस बात की तस्दीक की है कि 24 जून को होने वाली बैठक के लिए उन्हें नई दिल्ली से फोन आया है। इस तरह की अटकलें हैं कि केंद्र सरकार राज्य के अंदर चुनावी प्रक्रिया को शुरू कर सकती है और आने वाले कुछ महीनों में राज्य में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। कर्नाटक में बीजेपी के अंदर ही बीते कुछ दिनों में येदियुरप्पा के खिलाफ बगावती सुर तेज हुए हैं, जिसके कारण आलाकमान को दखल देना पड़ा और आनन फानन में पार्टी के महासचिव अरुण सिंह को भेजा गया। अरुण सिंह इस राज्य के प्रभारी भी हैं। इस बार येदियुरप्पा के खिलाफ विधायकों की बगावत को देखते हुए अरुण सिंह को 3 दिन तक कर्नाटक में ही रुकना पड़ा और इस दौरान वह 40 विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों से मिले। अरुण सिंह ने इस बात को स्वीकार किया है कि कुछ लोग हैं जो पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। उन्होंने इकोनॉमिक्स टाइम्स से बातचीत में कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा ऐसे बयान देते हैं जिससे पार्टी की छवि को नुकसान होता है और अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
महाकुंभ में कोरोना की फर्जी टेस्टिंग के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में जांच के दौरान पता चला है कि एक अनजान एजेंसी को टेस्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था। इसका नाम मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज है और शुरुआत में इसे हरिद्वार के जिला स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट देने से इनकार कर दिया था। इसके पीछे वजह यह थी कि इसे इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR से मान्यता नहीं मिली है, लेकिन अचानक ही इसे कुंभ मेले के स्वास्थ्य प्रशासन ने इस काम के लिए चुन लिया। अब फर्जी टेस्टिंग के बाद इस मामले में जांच के लिए SIT गठित कर दी गई है। कुंभ मेले के दौरान कोरोना की फर्जी टेस्टिंग के मामले में उत्तराखंड बीजेपी के दो बड़े नेता आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस बयान पर कि फर्जी टेस्टिंग का मामला उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने से पहले का है, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें जवाब दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है इस मामले की जांच हाई कोर्ट के किसी वर्तमान जज से कराई जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनाने के आरोपों की जांच होनी चाहिए और जो लोग इसमें शामिल रहे हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बता दें, त्रिवेंद्र सिंह रावत को 4 महीने पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया था और उनकी जगह पर तीरथ सिंह रावत को बैठाया गया था। तब से इन दोनों नेताओं के बीच तल्खियां बरकरार हैं। जिस बात की अटकलें लगाई जा रही थी वैसा ही होता दिख रहा है। LJP में हुए टूट के वक्त से ही यह माना जा रहा है कि बागी गुट के नेता पशुपति पारस को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है और अब इस बारे में खुद पारस ने ही संकेत दिए हैं। LJP के सांसद पशुपति पारस ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा है कि जिस दिन वे मंत्री बन जाएंगे, संसदीय दल के नेता के पद से इस्तीफा देकर अपने किसी दूसरे साथी को नेता बनाएंगे। इससे उन अटकलों को बल मिला है जिनके अनुसार पारस की बीजेपी आलाकमान से डील होने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वह इस महीने के अंत में केंद्रीय कैबिनेट के संभावित विस्तार का हिस्सा हो सकते हैं। लक्षद्वीप में राजद्रोह का केस होने के बाद फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना ने कहा है कि उन्होंने अब तक देश के खिलाफ कुछ भी नहीं किया है और वो लक्षद्वीप को न्याय मिलने तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। मीडिया से बात करते हुए सुल्ताना ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि उनको न्याय मिलेगा क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। बता दें कि टीवी डिबेट के दौरान आयशा सुल्ताना ने लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को जैविक हथियार कह दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ बीजेपी नेताओं की शिकायत के बाद लक्षद्वीप की पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया था। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। शुक्रवार रात को उन्होंने चंडीगढ़ PGI में अंतिम सांस ली। 91 साल के मिल्खा सिंह पिछले महीने कोरोना से संक्रमित हुए थे। 5 दिन पहले ही उनकी पत्नी निर्मल कौर ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। निर्मल कौर को भी कोरोना हुआ था। मिल्खा सिंह की 3 बेटियां और एक बेटा है। दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले मिल्खा सिंह के दुनिया से चले जाने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम आला शख्सियतों ने दुख जताया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित पारस अस्पताल को क्लीन चिट मिल गई है। इस अस्पताल में बीती 27 अप्रैल को ऑक्सीजन को रोकने की मॉक ड्रिल हुई थी। इसमें मरीजों को दी जा रही ऑक्सीजन को 5 मिनट के लिए रोका गया था। इस घटना के सामने आने के बाद इस हरकत को मौत की मॉक ड्रिल कहा गया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए कमेटी कायम की थी। कमेटी ने रिपोर्ट में कहा है कि उस दिन 16 लोगों की मौत हुई थी। इनमें से किसी की भी मौत उस मॉक ड्रिल की वजह से नहीं हुई। कमेटी ने कहा है कि इन सभी लोगों की हालत गंभीर थी और इनमें से 14 लोग कई अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे, जबकि बाकी 2 मरीजों को छाती में संक्रमण की दिक्कत थी। बता दें, अस्पताल की ऑक्सीजन रोकने की मॉक ड्रिल के वायरल वीडियो मामले में 22 मरीजों की मौत के आरोप लगे थे। कोरोना संक्रमण की जिस तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, उसको लेकर अब एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ही कह दिया है ये तो आएगी ही, यानी तीसरी लहर को टाला नहीं जा सकता है। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि 6 से 8 हफ्ते में ये आ सकती है। डॉक्टर गुलेरिया ने NDTV से कहा कि जैसा कि हमने अनलॉक करना शुरू कर दिया है, फिर से कोरोना प्रोटोकॉल की पालन में कमी है। उन्होंने कहा कि पहली और दूसरी लहर के बीच जो हुआ उससे हमने सीखा नहीं है। फिर से भीड़ बढ़ रही है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मामलों की संख्या बढ़ने में कुछ समय लगेगा। तीसरी लहर अपरिहार्य है और ये अगले 6 से 8 सप्ताह के भीतर देश में प्रवेश कर सकती है। डॉक्टर गुलेरिया ने कोरोना की तीसरी लहर के लिए कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़े जाने के अलावा 2 और प्रमुख कारणों को बताया। वो है डेल्टा प्लस वेरिएंट और अपर्याप्त टीकाकरण। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आने के बाद पहली बार तेलंगाना ने लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाने की घोषणा की है। इसका मतलब है कि कोरोना को लेकर राज्य में लगाई गई अब सभी पाबंदियां हटा ली गई हैं। सरकार ने सभी विभागों को इसके लिए निर्देश दिया है और सभी दफ्तरों को खोलने के लिए कहा है। वैसे मई के आखिर से ही देश के कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन तेलंगाना में इसे पूरी तरह हटा दिया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही।
बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।